नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। और आपको आज तमाम तरह के ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, धर्मेश भाटिया साहब हैं एमिरेट्स एनवीडी के, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से, और किशोर नाने साहब हैं मोतीलाल ओसवाल से। अब चारों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं। गोल्ड एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, 51,500 के आसपास एमसीएक्स पर है। कई दिनों से ये सुस्ती लगातार बनी हुई है। वंदना जी, सबसे पहले आप बताइए कि गोल्ड में क्या करना चाहिए इन स्तरों पर। लग रहा है कि गोल्ड रेट दायरे में है और $1920 तक मुझे लग रहा है कि यहाँ के कॉमिक्स के मार्केट में आता हुआ देख सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर यहाँ की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि जब तक गोल्ड एक बार 51,350 के ऊपर ट्रेड नहीं होता है तब तक बाइंग नहीं करनी चाहिए, एक दायरे में रहेगा। रादर यहाँ पे विश्व मोहन जी मैं कहना चाहूंगी कि सिल्वर में एक बार सेलिंग करके यहाँ पे हम चल सकते हैं। सिल्वर में मुझे क्लियर सेल लग रहा है और यहाँ पे मैं राय देना चाहूंगी कि 66,000 पे एक बार सेल को इनिशिएट करना चाहिए। 65,500 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 66,200 का यहाँ पे लगा के चलना होगा। और जिस तरीके से लग रहा है कि एक बार डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 100 से ऊपर भी यहाँ पे ट्रेड कर सकता है और इस पर स्टेबल हो सकता है, तो एक जो दबाव है यहाँ पे बुलियन काउंटर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेजरी यील्ड में भी जबरदस्त बढ़त है। ओके, चलिए अब किशोर नाने जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में जिस तरह की सुस्ती है, क्या लग रहा है इस हफ्ते सुस्ती से बाहर निकल पाएगा गोल्ड, और किस तरह के रेंज आप आने वाले हफ्ते में देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। आई थिंक सी जो कल फेड का मिनट्स जो आया था वो क्लियरली इस तरफ इशारा कर रहा था कि जो कितना स्ट्रांगली फेड जो टाइटनिंग करना चाहता है। नंबर वन जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, करीब करीब 2.25% तक इंटरेस्ट रेट्स, यूएस इंटरेस्ट रेट्स यही साल में शायद बढ़ना चाहिए। उस उम्मीद से मार्केट अभी रिप्राइसिंग हो रहे हैं। सेकंड इज कि उसके साथ साथ जो मॉनेटरी टाइटनिंग जो बोलते हैं, मतलब जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया था मार्केट में, वो पैसा कितना तेजी से वापस लेंगे। मतलब बॉन्ड सेलिंग प्रोग्राम आएगा, बॉन्ड परचेज प्रोग्राम्स का रिवर्स। सो वो मतलब $40 बिलियन का रहेगा, $50 बिलियन का रहेगा, $100 बिलियन का रहेगा। आई थिंक वो काफी हद तक मार्केट्स को नर्वस कर रहा है। दूसरी साइड पे जो नया सैंक्शन है रशिया के ऊपर, वो फर्दर स्लो डाउन इकोनॉमिक रिसेशन का जो है तरफ इशारा कर रहा है। तो ये सारे चीजें एक बार रिस्क एसेट्स को में वीकनेस दिख रहे हैं, एंड जो डॉलर है जो विच इज सेफ हेवन, वहां पे आपको डिमांड दिख रहे हैं। सो हाल फिलहाल के लिए दोनों गोल्ड सिल्वर में वीकनेस है। मतलब शॉर्ट टर्म में बिकवाली ही करके चलना चाहिए। आई थिंक मोर और लेस जो वंदना ने बोला है कि सिल्वर का लेवल्स मोर और लेस सेम लेवल से, मेरा भी। गोल्ड में भी आई थिंक 51,300 का टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ऊपर में आप स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए 51,900 के आसपास आज इंट्राडे के लिए। सो दोनों गोल्ड सिल्वर में बिकवाली का ही रहे। यानी इनका मानना है नारने साहब का कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी निगेटिव है, तो आपको बेचकर ही जाना चाहिए। अब धर्मेश भाटिया जी, क्या लग रहा है ब्रॉडर आउटलुक आपका बुलियन मार्केट का आपकी तरफ से क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप सोने की बात करो तो काफी सुस्त ट्रेड है, काफी सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है, अनइवन बाउंस मिलने वाला मार्केट में। बट अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने की। मैं किशोर और वंदना से काफी सहमत हूँ। मुझे भी लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से शॉर्ट टर्म में मंदी आ सकती है। सोने की तरफ अगर बेट करें तो मुझे लग रहा है कि प्राइस 1880 1875 लेवल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 50,800 तक के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। और रही चांदी की बात, तो चांदी भी सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है। $22 से $25 का दायरा है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 65,000 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। तो मैं दोनों काउंटर पे काफी मंदी में हावी हूँ। प्लस इसे एड ऑन करने के लिए रुपए, मुझे लग रहा है कि रुपया मजबूत होगा, उस कारणवश आपको डबल इंपैक्ट देखने मिल सकता है। तो स्पेकुलेटर्स यहाँ पे हावी हो सकते हैं, मंदी कर सकते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि आप वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी जगह मार्केट को गिरने दें, स्टेबल होने के बाद ही बाय करें। ओके, यानी अच्छी सलाह है, आप गिरने दें, एक बार स्टेबलाइज हो जाए तब मार्केट, जब अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो थोड़ी गिरावट आने दें, उसके बाद यहां पर खरीदारी शुरू करें। मनोज जी, अब इंट्राडे के हिसाब से आप बताइए, 51,450 के आसपास गोल्ड है, चांदी 66,000 के करीब है। इन स्तरों पर गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है? मनोज जी अनम्यूट कीजिएगा, फिर बताइए गोल्ड और सिल्वर पर इंट्राडे के लिए राय।
जी, शायद कुछ ऑडियो में दिक्कत है, वापस से उनसे बुलियन मार्केट पर राय लेंगे, लेकिन उससे पहले कच्चे तेल की पर भी नजर डाल लेते हैं। कल शाम के सत्र में हालांकि कमजोरी दिखी थी 2 दिनों की तेजी के बाद, लेकिन आज एक रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है। किशोर नाने साहब, क्या लग रहा है कच्चे तेल को लेकर? जिस तरह से मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं, एक तरफ सप्लाई कम हो रही है, दूसरी तरफ चीन में जो जिस तरह से लॉकडाउन और सख्त किया जा रहा है, उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है शंघाई में, उससे डिमांड घटने की भी चिंता है। तो दोनों तरह के फंडामेंटल्स है। ऐसे में कच्चे तेल पर क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? आप क्या सलाह देंगे यहां पर? आई थिंक विश्वमोहन, यहाँ पे दो चीजें, एक तेजी का फैक्टर, एक मंदी का, मतलब पुल एंड पुश फैक्टर्स दोनों चल रहा है। एक है जो रशिया के ऊपर नया सैंक्शंस लगाने से कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज उनका ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स को अटैक करने का कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन लोग ये जो अभी करीब करीब 2.5 से 3 मिलियन बैरल जो रशिया ऑयल मार्केट से बाहर चला गया, स्टिल गैस एक्सपोर्ट्स उनका काफी हद तक मेंटेन हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन लोग उस ट्रेड को रोकने का कोशिश कर रहे हैं नए सैंक्शंस के थ्रू। सो जो आज आई थिंक बाइडेन साहब जो नए सैंक्शंस अनाउंस करेंगे, वो उस जो फैक्टर है वो तेजी का कारण बन रहा है। दूसरी साइड चाइना में जो शंघाई का लॉकडाउन है, जो बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से जो फर्दर लॉकडाउन आ सकता है, वहां पे डिमांड डिस्ट्रक्शन का जो फैक्टर है वो मंदी की तरफ इशारा करता है। तो आई थिंक मोर और लेस बैलेंस्ड व्यू है एज ऑफ नाउ, और इसीलिए आपको जो रेंज बाउंड मार्केट दिख रहे हैं आज इंट्राडे के लिए, अगर आप बात करेंगे तो प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ा सा ऊपरी लेवल में इसमें बिकवाली कर सकता है। 7800 के आसपास में बिकवाली का सलाह दूंगा। स्टॉप लॉसेस आप रखना चाहिए अराउंड 7950 के आसपास। डाउन साइड टारगेट 7500 हो सकता है। बट आई थिंक बिकॉज रेंज बाउंड डायरेक्शनलेस मार्केट है और न्यूज बेस्ड मार्केट है, स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिंजेंट मेंटेन करना चाहिए। ओके, नहीं 7500 नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। तो स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो वंदना जी, इंट्राडे के ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगी? इन लेवल्स पे क्या करें, क्या टारगेट आप दे रही हैं, और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करें? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है इक्वल फोर्स है यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव डॉलर इंडेक्स का ऊपर होना और चाइना में स्लो डाउन, और जो भी इससे पॉजिटिव नेगेटिव साइड आता है उसको फुलफिल कर रहा है रशिया पे ज्यादा सैंक्शंस। तो मेरे ख्याल से दायरे का कारोबार है, और इसमें मैं नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी ज्यादा है, क्योंकि कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, वहां से शिफ्ट हो रहे हैं ये एलएनजी पे या नेचुरल गैस पे, खासकर यूरोप में। तो मेरे ख्याल से वहां एक अच्छी मूव देखने को मिली है। थोड़ा करेक्शन होता है 452 के करीब, 455 के करीब ये कमोडिटी आती है तो फिर से बाइंग करें। 470 का यहाँ पे टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे 448 का लगा के चल सकते हैं। दूसरी कमोडिटी यहाँ क्रूड है। क्रूड में जैसा किशोर ने कहा, मुझे भी लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग रेंज है यहाँ पे, काफी स्लिम रेंज है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रेंज का रिस्पेक्ट करना होगा। और क्रूड की अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल एक बाइंग यहाँ पे दिखी है, यहाँ पे जस्ट अभी एक बाइंग आई है और यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। शॉर्ट बाई करना होगा, 7740 से ऊपर आप बाइंग करें। 7820 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 7680 का, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, क्योंकि दोनों साइड की मूव जो है वो क्रूड में एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये भी है क्रूड में। और एनजी भी इनकी खरीदारी की सलाह है। एनजी पे इनको लगता है कि रुख ज़्यादा साफ है, यहाँ पे खरीदारी करके जाना चाहिए। और जिस तरह से धर्मेश जी, एनर्जी क्राइसिस वापस से यहाँ पर वो संकट दिख रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में भी दिख रहा है। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पावर कंपनियों को ज़्यादा कोयला यहाँ पर मुहैया किया जाएगा ताकि पावर की दिक्कतें न हो। इन तमाम फैक्टर्स के बीच में एनर्जी मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में काफी सीमित दायरा है। करंटली मार्केट $100 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। अनसर्टेनिटी काफी हाई है, बिकॉज एक जगह पे जुगलबंदी चल रही है कि रशिया और यूक्रेन की, दूसरी जगह पे ईरान की, प्लस तीसरी जगह से अगर आप देखिए तो यूएस अपना प्रोडक्शन, अपने रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व से अपनी माल इंटरनेशनल मार्केट से उतार रहा है। तो ये सारे चीज के कारण मार्केट अनसर्टन हो रहा है और दोनों साइड मूव कर रहा है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लग रहा है कि मार्केट काफी ओवर हीटेड है। स्पेशली जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, अगर वो हट जाता है तो यहाँ से $10 से $15 की गिरावट आपको करंट लेवल से मिल सकती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे जाके ये हायर लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं हो सकता। स्पेशली डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए काफी घाटे का सौदा रहेगा। अगर कच्चा तेल $100 के ऊपरी स्तरों पर सस्टेन होता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप होगा और बाइंग कंजम्पशन कम हो जाएगी मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली प्राइस में आपको दबाव देखने मिल सकता है। मैं लॉन्ग टर्म पिक्चर की बात करूं तो आगे के 6 महीने सारे बैकवर्डेशन में चल रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि करंट लेवल से भी यहाँ पे बिकवाली हावी हो सकती है। ऑलरेडी प्राइस में काफी अच्छी गिरावट देखने मिल रही है, 140 से ऑलमोस्ट $105-106 की लेवल्स आ चुके हैं।
यहाँ से और $5 से $10 यानी 4 से 5% की गिरावट आपको करंट लेवल से भी देखने मिल सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा मंदी करने की। 7,500 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। और रही नेचुरल गैस की बात, वो कभी कंप्लीटली विपरीत ट्रेड होता है नेचुरल गैस। वो करंट मार्केट से अलग ही ट्रेड डायरेक्शन में ट्रेड होता है। तो इसमें मैं काफी सहमत हूं वंदना से भी कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है प्राइस, और 480 490 के लेवल्स दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं, बट कच्चे तेल में मैं शॉर्ट टर्म में मंदी की रिकमेंडेशन दूंगा। कॉल है, इनका भी मानना है कि क्रूड आप बेचकर जाएं और नेचुरल गैस खरीद लें। अब मनोज जी, आपको क्या लगता है, इंट्राडे ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे? किन लेवल्स पे यहाँ पे बिकवाली या खरीदारी करने की सलाह देंगे क्रूड में? देखने को मिल रहे हैं। गत सप्ताह जो यूएस की तरफ से स्ट्रेटेजिक रिजर्व रिलीज करने की बात आई थी, वहीं दूसरी ओर रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के जो है फ्रेश सैंक्शंस की भी बातें निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे मिक्स्ड सेंटीमेंट है, जिसके चलते हमने देखा है कि तेज जो है वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है एनर्जी कॉम्प्लेक्स में। मेरा मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें WTI जब तक $98 के नीचे नहीं ट्रेड करता है तब तक यहाँ बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और 98 से 105 के बीच में जो एक रेंज बना हुआ है अभी वहां बना रह सकता है। इंट्राडे के लिहाज से मेरा मानना है कि अगर थोड़ी गिरावट यहाँ पे मिलती है कीमतों में 7,580 के आसपास, तो वो एक बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल होंगे। 7440 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 7,850 7,900 ये रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो 7,850 का एक लक्ष्य रख सकते हैं, गिरावट में यहाँ बाइंग कर सकते हैं। 7440 के लेवल अगर ब्रेक होंगे तो फिर यहाँ पे तेज जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी बाय ऑन डीप की रणनीति रखें जब तक 7440 के लेवल्स यहाँ पे सस्टेन हो रहे हैं। किशोर नाने जी, नेचुरल गैस को लेकर आपको क्या लगता है? आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए नेचुरल गैस में? बिल्कुल। आई थिंक यहाँ पे दो चीज है। जो अगर यूरोप है, आई थिंक जो रशिया से कोल इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं एक्चुअली, और कोल के ऊपर भी इस बार सैंक्शंस आएगा। सो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज वी आर सीइंग इज कि कोल यूज करने से नेचुरल गैस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के सब तरफ चेंज हो रहा है। सो वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर। एंड सेकंड इज कि गैस का डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर काफी ज्यादा है। शायद ऑयल पे सैंक्शंस लग सकता है, बट गैस के ऊपर तुरंत ज्यादा सैंक्शंस लगा नहीं सकते हैं। एंड इन्वेंट्री लेवल्स भी आई थिंक बहुत सेटिस्फैक्टरी लेवल्स नहीं है एज ऑफ नाउ। सो नर्वसनेस है। तो ओवरऑल फैक्टर्स में अगर सैंक्शंस टाइटन हो जाता है तो गैस के लिए और ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा। एंड हाल फिलहाल के लिए आई थिंक 448 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग ही करना चाहिए। अपसाइड में आप रैली एक्सटेंड हो सकता है 466 468 तक भी। ओके, चलिए अब एनर्जी मार्केट के बाद अब बेस मेटल्स की कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज एल्युमिनियम और जिंक हल्की तेजी दिखा रहा है। एल्युमिनियम लीड कर रहा है, 281 के ऊपर है। एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए मनोज जी करंट लेवल पे 281 के ऊपर? यहाँ पे थोड़ा डीप का वेट करना चाहिए। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है, तो ऊपरी लेवल्स पर हमने देखा है कि बेस मेटल्स में बार बार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन जिस तरह से रशिया के ऊपर जो है सैंक्शंस की खबरें आ रही है, तो उससे स्पेशली एल्यूमिनियम और जिंक में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि यहाँ पे 276 277 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है एल्यूमिनियम के। तो 277 के आसपास कीमतें आए तो यहाँ पे बिल्कुल बाइंग करके चलना चाहिए। 272 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 286 287 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। 286 डिप पे बाइंग कीजिए, जो करंट लेवल है उससे 4-5 रुपए नीचे आने दीजिए, फिर खरीदारी कीजिए एल्युमिनियम में। अब वंदना जी, एल्युमिनियम और जिंक दोनों ही आज तेज है। अगर किसी को खरीदना है तो क्या दोनों काउंटर में खरीदारी की सलाह आज दे रही हैं आप क्या? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि इन दोनों कमोडिटीज में क्लैरिटी ज्यादा है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंट्राडे के लिए भी थोड़ी सी जो बाइंग है वो यहाँ पे आ सकती है। एल्यूमिनियम क्रूड के साथ यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। 281 पे बाई करना चाहिए, 283 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 280 का लगा के चल सकते हैं। जिंक पे मुझे लग रहा है कि जिंक में बहुत ज्यादा शार्प फॉल की यहाँ पे गुंजाइश कम है, तो मेरे ख्याल से जिंक में भी यहाँ पे बाइंग करे, 352.5 पे बाइंग करे, टारगेट छोटा रखना होगा 355 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 351.5 का। एल्युमिनियम दोनों टॉपिक है वंदना जी की तरफ से, दोनों करंट लेवल की ही बाइंग है। जो मौजूदा बाजार का भाव है उसी भाव पर आप खरीद ले। 355 का टारगेट जिंक के लिए, एल्युमिनियम का 283 के लिए है। अब किशोर नाने साहब, आपकी तरफ से बेस मेटल्स में आज टॉप ट्रेड क्या है?
आई थिंक मैं भी जिंक के साथ ही जाऊंगा। जिंक प्रॉब्ली 347 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं, 355 के आसपास का टारगेट हो सकता है। बट अगेन इसमें थोड़ा सा इवॉल्विंग सिचुएशन है। कॉपर और निकल एक्चुअली स्मेल्टिंग जितना तेजी से घटना चाहिए था उतना नहीं है, और एक्चुअली तो बढ़ के आया। तो ओवरऑल में एक्चुअली चाइना का जो न्यूज़ है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है यहाँ पे। अगर लॉकडाउन फर्दर एक्सटेंड होता है और वाइडन होता है, वहां पे आपको थोड़ा सा वरीज आ सकता है। बट आई थिंक सेफर बेट एज ऑफ नाउ इज जिंक। तो 355 के आसपास का आपका टारगेट्स रख सकते हैं 347 का स्टॉप लॉस के साथ। यानी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो इनको भी लगता है कि जिंक यहाँ पे से खरीदना चाहिए और 355 के टारगेट के लिए। हालांकि काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, इसलिए बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना करें। जिंक में वन वे रैली पिछले कुछ दिनों से दिख रही है, तो आप जो 347 का स्टॉप लॉस जो दे रहे हैं किशोर जी, इसको भी ज़रूर फॉलो करें। चलिए अब धर्मेश साहब, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से ट्रिगर हैं जो जिंक और एल्युमिनियम में खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, बेस मेटल पैक की बात करें तो बेस मेटल पैक ऑलमोस्ट एक डेकेड हाई पे, लाइफ टाइम हाई की सस्टेन हो रहा है। मेरे हिसाब से जिंक अगेन काफी सीमित दायरे से ऊपरी तरफ सस्टेन होके मार्केट में अच्छी खासी ब्रेकआउट देके प्राइस ने एक अच्छी रैली दिखाई है, और ये रैली कंटिन्यू होगी। मैं भी सहमत हूँ बाकी सारे एक्सपर्ट से कि 355 से 360 के लेवल्स भी आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। बट मैं स्पेक्युलेटर्स के लिए स्पेशली एक कॉल देना चाहता हूँ, वो है निकल में। अगर आप देखिए निकल, आप लास्ट वीक से 2 हफ्ते में, लास्ट वीक में मैंने कहा था कि निकल में आप ध्यान रखिए, इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। लास्ट वीक से एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 100 रुपए की तेजी आपको देखने मिली है प्राइस में। नो डाउट इसका मार्जिन काफी हाई है, बट इसमें स्पेक्युलेटिंग बाइंग काफी अच्छी है, प्लस इसमें फंडामेंटल सपोर्ट है। तो मैं रेकमेंड करूंगा स्पेक्युलेटर्स को कि आप इसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 2600 के स्तर आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में फिर से 2800 और 3000 के स्तर मार्केट में आ सकते हैं। ये एक अच्छा खासा बाउंस बैक कमोडिटी है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें रैली अच्छी देखने मिल सकती है। बाकी सारे बेस मेटल्स स्लो एंड स्टेडीली मूव करेंगे, बट निकल थोड़ा फास्ट मूव कर सकता है, तो स्पेक्युलेटर्स के लिए काफी अच्छा मुनाफे का ट्रेड होगा ये कमोडिटी का। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो आप निकल में कि अच्छी रैली के लिए यहाँ पर बेट लगा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। मनोज जी, कैस्टर पर आपका व्यू क्या है? लगातार जितने भी उत्पादन के नंबर्स आ रहे हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे तेजी आगे और दिखने वाली है? कैस्टर सीड की अगर बात करें तो अच्छी रैली के बाद हमने यहाँ पे पिछले 2-3 सेशन में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है, लेकिन 7100 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लेवल है, और आज यहाँ शुरुआती सत्र में हमने वो लेवल टेस्ट होते हुए भी देखे थे। तो 7100 7120 ये अच्छे रेंज है वापस से री एंट्री करने के लिए। तो लोअर लेवल्स पर यहाँ बाइंग की जा सकती है। हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार यहाँ पे 7270 7300 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। 6990 का इस ट्रेड में एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 7100 से 120 की रेंज में यहाँ पे फिर बाइंग की जा सकती है। ओके, तो ये व्यू है कैस्टर को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की। हालांकि ऊपरी स्तरों पे हल्की आज मुनाफा वसूली दिख रही है। वंदना जी, कॉटन पर क्या व्यू है? 43,000 के नीचे है एमसीएक्स कॉटन, यहाँ क्या करें? विश्वमन जी, फंडामेंटल्स अभी भी जबरदस्त है और अभी भी इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो आ रहे हैं, लेकिन रैली थोड़ी सी ओवर हीटेड है, ओवर स्ट्रेच्ड है। मुझे लग रहा है कि इसी में थोड़ा सा सेलर्स को जो फायदा हो सकता है यहाँ पे। ऊपरी स्तर पे बिकवाली की सलाह दूंगी। 43,050 के लेवल पे एक बार बिकवाली करना चाहिए। 42,700 का एक टारगेट लेके चलना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं 43,250, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंट्राडे के लिए सेलिंग स्ट्रैटेजी है। ओवरऑल कॉटन में अभी भी यहाँ पे तेजी बनी हुई है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक बार 42,700 से 500 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। ओके, तो ये व्यू है कॉटन को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं मसालों की। हालांकि कल जबरदस्त तेजी दिखी थी, आज दबाव है, लेकिन अब धीरे धीरे कोरिएंडर में रिकवरी आ रही है। करीब करीब 1% अब ऊपर आ गया है, 12,700 के करीब आ चुका है। जीरा अभी भी कमजोरी दिखा रहा है, 22,800 के आसपास। मनोज जी, स्पाइसेस में कोई कॉल आज के लिए? स्पाइसेस में धनिया का जो मोमेंटम है वो अभी भी जारी रहना चाहिए विश्वमोहन जी। यहाँ पे हमने कमोडिटी को 12,800 के जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर निकलते हुए देखा, और 800 के ऊपर अभी यहाँ पे ट्रेड भी कर रहा है मार्केट। मेरा मानना है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी कोरिएंडर का काफी पॉजिटिव है, और यहाँ बाय ऑन डिप्स जो है वो करके चला जा सकता है। 12,300 के आसपास अगर लेवल्स आते हैं तो वो फ्रेश एंट्री के लिए फिर एक बार अच्छे लेवल्स होंगे। मेरा मानना है कि 14,000 14,500 यहाँ पे बहुत जल्द जो है वो
धनिया में देखने को मिलेंगे लेवल्स। तो यहाँ पे अगर गिरावट आए तो बाइंग करके चलना चाहिए, अगर लॉन्ग का पोजीशन है तो उसको होल्ड रखें। ऊपर में 14,000 से 14,500 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ संभावित है, यानी काफी एग्रेसिव लेवल्स आ रहे हैं, 14,500 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वंदना जी, कोई टॉपिक, एक काउंटर स्पाइसेस में आज? स्पाइसेस में टर्मरिक बहुत शार्प मूव दिखा रही है यहाँ पे विश्वमोहन जी, दोनों साइड की मूव आ रही है, बाइंग सेलिंग दोनों की। आज की सेलिंग की बारी है और मुझे लग रहा है कि सेलिंग थोड़ा डीप हो सकता है इंट्राडे में। 9450 एक लेवल रहेगा जहां पे सेलिंग इनिशिएट किया जा सकता है। 9300 तक लग रहा है प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगे। आज से कल तक ये टारगेट अचीव हो सकता है, इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 9525 का। चलिए बात करेंसी मार्केट की कर लेते हैं। हालांकि आज करीब करीब आधे % की गिरावट दिख रही है रुपए में डॉलर के मुकाबले। किशोर सर, क्या लग रहा है यहाँ पर और गिरावट बढ़ेगी क्या? इक्विटी मार्केट में बिकवाली के साथ यहाँ पर भी दबाव दिख रहा है। आई थिंक विश्वमोहन, यहाँ पे सबसे प्राइमरी चीज जो है कि ग्लोबल रिसेशन का जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज यूएस का यील्ड कर्व इन्वर्टेड हो चुका है और जो फेड बहुत ही ज्यादा हॉकिश बनते जा रहे हैं। तो अगर यूनिवर्सल मॉनेटरी टाइटनिंग आ जाता है, स्पेशली जो यूएस से जो मॉनेटरी टाइटनिंग हो जाता है, तो उसके वजह से डॉलर काफी मजबूत होगा। और डोमेस्टिक मार्केट्स में जो इसका इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि डॉलर का जो इम्पैक्ट रुपये पे कम रहेगा, बिकॉज हम लोग काफी हद तक सेफ गार्डेड है। ग्लोबल इन्फ्लेशन से भी एक्चुअली काफी हद तक सेफ गार्डेड है एक्चुअली, बिकॉज इंडिया जो है जो क्रूड का थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आ रहा है, बाकी जो फूड ग्रेन्स का इन्फ्लेशन है हमको ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज हमारे पास मतलब एनफ सफिशिएंट फूड ग्रेन का स्टॉक्स है। वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टर्स रादर देन इंपोर्टर्स। तो मोर और लेस रुपये के लिए इतना बड़ा झटका नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में बिकॉज सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, इक्विटी मार्केट में करेक्शन है, तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं डॉलर पे। मेरे हिसाब से 75 80 75 85 तक शॉर्ट टर्म डेप्रिसिएशन देख सकते हैं। ओके, नहीं हल्की गिरावट यहाँ से और आ सकती है। हम शील्ड है, बाकी एनर्जी अगर छोड़ दे तो बाकी चीज़ों के यहाँ पर दिक्कतें नहीं हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफ़ी सफिशिएंट है। शुक्रिया नाने साहब आपका, वन्ना जी आपका, मनोज जी आपका और धर्मेश जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन आउटलुक पूरे ही कमोडिटी मार्केट पर दिए। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन